हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीसैकेराइड्स में स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च बच्चों देखा और स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज भी हमने देखा। तो ये दोनों टॉपिक बच्चों हमारे बहुत अच्छे से हो गए। अब मैं रिवाइज इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने वो बहुत अच्छे से रिवाइज किए थे। आज बच्चों हम हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ये जो टॉपिक है ये फिनिश कर डालेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा होने वाला है, अपना 15 या 20 मिनट में ये अपना टॉपिक हो जाएगा। और अगले लेक्चर से हम चालू करेंगे बच्चों प्रोटीन्स, जो एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा स्मॉल है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो हम कल से चालू करेंगे। एक बार हमारा प्रोटीन बच्चों ख़त्म हो गया कि उसके बाद फिर एंजाइम्स है, फिर उसके बाद हार्मोन्स है, फिर विटामिन्स है, फिर न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए, डीएनए है। तो ये टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, इतना समय लगता नहीं। दो लेक्चर में ये सब टॉपिक ख़त्म होंगे, ठीक है। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट का जो बच्चों आखिरी का टॉपिक है तो ये हम देख रहे हैं और ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। तो समय बचाने के लिए मैंने पहले से लिखे रखा ताकि लिखने में समय ना जाए हमारा ज़्यादा। तो क्या ग्लाइकोजन के बारे में हमारे एनसीईआरटी सिलेबस या बोर्ड सिलेबस में क्या बताया गया है? तो इन्होंने बताया है कि इन एनिमल बॉडी ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उन्होंने क्या बोला देखो बच्चों कि इन एनिमल बॉडी ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब इसका मतलब हम समझाते हैं और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि hence glycogen is known as animal starch. Hence glycogen is also called as animal starch. अब ध्यान में रखना बच्चों, हमारे एनिमल बॉडी में, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी बॉडी हो, हमारी एनिमल बॉडी में क्या होता है बच्चों, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज स्टोर किया हुआ रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, बराबर है। अब जैसे प्लांट्स में क्या होता है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अब इनमें ग्लूकोज रहता है बट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जैसे प्लांट में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर किया हुआ रहता है, वैसे एनिमल बॉडी में ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो एज इन एनिमल बॉडी ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दिस ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। समझ में आया रिलेशन कि प्लांट्स में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एनिमल में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो दैट्स व्हाई वी रेफर ग्लाइकोजन एज द एनिमल स्टार्च बिकॉज हियर ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब इसके बाद ये जो ग्लाइकोजन है बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन है। जैसे कल हमने देखा अमाइलोपेक्टिन के बारे में कि यदि 100 ग्राम आप स्टार्च लेते हो तो उसमें 80 ग्राम जो है वो अमाइलोपेक्टिन होता है। 80% ऑफ द स्टार्च कंस्टिट्यूट्स अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन कंस्टिट्यूट्स 80% ऑफ द स्टार्च। एक ब्रांच पॉलीसैकेराइड है, कल हमने देखा। इसमें लीनियर चेन भी रहती हैं। लीनियर चेन में कल हमने देखा कि 1 to 4 अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स रहते हैं और एक लीनियर चेन पर दूसरी चेन रहती है एज अ ब्रांच और वो ब्रांचिंग होती है 1 to 6 डैश ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। 6 डैश क्यों? क्योंकि वो जो 6 नंबर का कार्बन है वो अलग चेन को बिलोंग करता है और 1 नंबर का कार्बन चेन है, वो 1 नंबर का जो कार्बन है वो अलग लीनियर चेन को बिलोंग करता है, इसलिए 1 to 6 डैश ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो एक ब्रांच पॉलीसैकेराइड है, वाटर इंसोल्यूबल है। तो हमारा ये जो ग्लाइकोजन है बच्चों, इसका भी स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा है, ये भी ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है। सो रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। तो 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। द ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन इज मोर एक्सटेंसिव देन इन अमाइलोपेक्टिन। अब देखो, ग्लाइकोजन में भी ब्रांचिंग है, अमाइलोपेक्टिन में भी ब्रांचिंग रहती है। फर्क है कि ग्लाइकोजन में जगह जगह एट वेरियस प्लेसेस ब्रांचिंग रहती है, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग रहती है, बहुत ज़्यादा भारी संख्या में ब्रांचिंग रहती है। अमाइलोपेक्टिन में रहती है लेकिन कम प्रमाण में रहती है, ग्लाइकोजन में बहुत ज़्यादा प्रमाण में रहती है। इन द हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन देयर आर मेनी एंड ग्रुप्स अवेलेबल फॉर
quick hydrolysis to provide the glucose needed for metabolism and hence it is used as an instant energy. अब ग्लाइकोजन एक्सटेंसिव ब्रांचिंग वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। और ये जो ब्रांचेस के जो एंड्स होते हैं, इन एंड्स पर ऐसे ग्रुप्स रहते हैं कि जिन ग्रुप्स के कारण ये ग्लाइकोजन इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस वेरी क्विकली। अब सोचिए ग्लाइकोजन जितना जल्दी हाइड्रोलाइज होगा उतना जल्दी ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा ब्लड में, और जितना जल्दी ग्लूकोज हमें मिलेगा है ना हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, उतना जल्दी हमें ग्लूकोज मिलेगा एंड वी विल फील एनर्जेटिक। तो इस तरह हमारे बॉडी को जब भी ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है और बाहर से हमें ग्लूकोज नहीं मिलता, तो ऐसे वक्त हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ है वो ग्लाइकोजन इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस and produces glucose which is needed for our metabolic processes. तो इस तरह ग्लाइकोजन here it serves as an instant source of energy for our body. तो बच्चों ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन के बारे में। तो ध्यान में रखना कि ग्लाइकोजन is called as the animal starch because in animal body glucose is stored in the form of glycogen. In plants, glucose is stored in the form of starch. Similarly, in animal body, glucose is stored in the form of glycogen. So, glycogen is termed as the animal starch. Its structure is very similar to amylopectin. Only the difference between amylopectin and glycogen is that amylopectin has branches but in a less number. While in glycogen, there are extensive branching. There is extensive branching, large number of branching at various places. Further, these branchings possess groups at the end because of which glycogen can undergo hydrolysis very quickly, and thus it can generate glucose very quickly, which is needed for our metabolism, for metabolic process taking place in our body. So thus glycogen serves as an instant source of energy for our body. ओके तो बच्चों ये ग्लाइकोजन के बारे में हो गया, बाकी ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपको अपेक्षित नहीं है, डोंट वरी। चलो अब आते हैं इधर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा सीखा, बहुत सारी जानकारी ली। मन में सवाल आता है कि व्हाई शुड वी स्टडी कार्बोहाइड्रेट? तो एक ही आंसर मिलेगा कि विदाउट कार्बोहाइड्रेट लाइफ इज नॉट पॉसिबल, विदाउट कार्बोहाइड्रेट अ सिंगल डे इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए हमने कार्बोहाइड्रेट का स्टडी करना चाहिए ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और हम हमारे जीवन में कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर मात्रा में यूज़ कर सके और हमारा हेल्दी लाइफ जी सके। तो लेट अस सी सम important points which tell us about the importance of carbohydrates in our day to day life. Point number one हमें क्या बता रहा बच्चों? देखो point number 1 हमें बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स इन प्लांट्स। धरती पर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है जो हमें प्लांट्स में मिलते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट। कार्बोहाइड्रेट्स सर्व एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, तो इनके लिए कार्बोहाइड्रेट जो है दे एक्ट एज इम्पोर्टेंट सोर्स, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जितने भी लिविंग बीइंग्स है तो सबसे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट ही देते हैं, सबसे इजीली कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हो गया। They are the important constituents of supporting tissues in plants. For example, cellulose found in wood, cotton, flax, etc. प्लांट्स में जो मजबूत और पार्ट्स रहते हैं प्लांट्स के, जैसे स्टेम हो गया है ना, झाडाच्या फांद्या आहेत, खोड आहे ना, झाडाचं एवढं मोठं खोड असते बघा पोरांनो, त्यामुळे त्या झाडाला खोडाला मजबूती येते। ही मजबूती कोणामुळे येते? सेल्युलोजमुळे येते। आणि हा सेल्युलोज बेसिकली कोण आहे? तर कार्बोहायड्रेट आहे। प्लांटची जी सेल वॉल आहे ती सेल वॉल सुद्धा सेल्युलोजनी बनलेली असते। म्हणजे याच्यातून तुम्ही लक्षात घ्या की कार्बोहाइड्रेट्समुळे प्लांट्स आहेत, प्लांट्समुळे आपण आहोत। विदाउट कार्बोहाइड्रेट लाइफ इज नॉट पॉसिबल। अब सेल्युलोज कहाँ पे देखने को मिलता है? वुड में, कॉटन में, फ्लेक्स में एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स दे आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। बच्चों ये आपको मालूम ही है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कुछ नाइट्रेट्स, इनकी मदद से प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट होते हैं।
अब प्लांट्स तो कार्बोहाइड्रेट जनरेट कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं कर सकते। तो एनिमल्स की कार्बोहाइड्रेट्स की जो नीड है, उस नीड के लिए, उस ज़रूरत के लिए एनिमल्स को टोटली प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। और प्लांट्स सभी एनिमल्स की कार्बोहाइड्रेट की जो ज़रूरत है वो पूरी भी करते हैं। इसलिए प्लांट जितने ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे उतने हमारे प्रॉब्लम्स कम रहेंगे, बराबर। तो दैट्स वाई प्लांट्स आर वेरी नेसेसरी। सो एनिमल्स गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम प्लांट्स in the form of starch and sugar, in the form of starch and sugar. And आता है पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, दे आर द रिसोर्सेज ऑफ स्टार्च। एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बच्चों हाइड्रोलाइज हो गया हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें देता है। एंड दिस प्रोडक्ट्स आर, दिस फूड प्रोडक्ट्स आर वेरी चीप, they are found in abundant amount, they are found in abundant amount in nature and in a very cheap way। यानी गरीब से गरीब आदमी भी को ये मिल सकता है आराम से। तो इस तरह से ये हो गया। फिर इसके बाद एनिमल स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन विच इज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ इन द टॉपिक ग्लाइकोजन स्टूडेंट्स वी हैव जस्ट सीन अबाउट ग्लाइकोजन कि इन एनिमल बॉडी ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दिस ग्लाइकोजन हेंस इट इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। जैसे प्लांट में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में रहता है वैसे एनिमल बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। तो दैट्स वाई ग्लाइकोजन इज टर्म्ड एज एनिमल स्टार्च। ये हो गया। और ये जो ग्लाइकोजन है इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के जैसा है। इट इज़ अ ब्रांच पॉलीसैकेराइड, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग रहते हैं और इसके एंड पर ऐसे ग्रुप्स रहते हैं, एन ग्रुप्स, विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस वेरी क्विकली, प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज वेरी क्विकली। Thus glycogen acts as an instant source of energy for our metabolism, for animal body। तो ये हो गया। We encounter carbohydrates at almost every turn of our daily life, है ना। जिंदगी में हर क्षण में, जीवन में हर क्षण में बच्चों कभी ना कभी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हमारी मुलाकात होती है, मिलना होता है हर क्षण। आप कहीं ना कहीं मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इस बोर्ड का जो सनमाई का या फोरमाई का बोर्ड है उसके अंदर यही है, जो भी पतरा वगैरह है वो सेल्यूलोज से ही बना हुआ है, बराबर है क्या नहीं। तो इस तरह से ये हो गया। तो जीवन में हर क्षण हम कार्बोहाइड्रेट कभी ना कभी कांटेक्ट में रहते हैं। मैं जिस डैश पर खड़ा हूँ वो लकड़ी से बना हुआ है, अब लकड़ी भी सेल्यूलोज से बना हुआ है, बराबर है ना। तो इस तरह से द पेपर ऑन विच आवर बुक इज प्रिंटेड इट इज लार्जली सेल्यूलोज। हमारी किताबें, हमारी नोट्स के पन्ने सेल्यूलोज से बना है, विच इज़ नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। सो टू इज कॉटन ऑफ और क्लोथ्स। हम जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े का जो कॉटन है इट ऑल्सो कंटेन सेल्यूलोज। एंड द वुड ऑफ अवर हाउसेस, जो हमारे घर है उसके जो दरवाजे हैं, खिडकियाँ हैं, जुन्या काळी तर पोरांनो मावदाचं घर असायचं, म्हणजे वरचं जे स्लॅब असायचं ते सुद्धा लाकडांनी बांधलेलं असायचं आणि अतिशय सिस्टमॅटिक सुंदर असायचं। आणि उन्हाळ्यामध्ये थंड राहायचं घर, बिकॉज वूड इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ हीट। म्हणजे विचार करा पोरांनो, पूर्ण घरसुद्धा आपण लाकडांनी बांधू शकतो। म्हणजे आपलं फूड कार्बोहायड्रेट्स आहेत, आपले क्लोथ्स कार्बोहायड्रेट प्रोव्हाइड करतात आणि आपलं शेल्टर, घर, निवारा, पूर्ण घर किंवा घराचे काही पार्ट, दरवाजे, खिडक्या वगैरे, कपाटं हे सगळे लाकडांनी बनले जातात आणि हे सगळं आपल्याला त्यांच्यापासून मिळते पोरांनो। तर हे झालं। द फ्लोअर ब्रेड इज मेनली स्टार्च विच इज ऑल्सो अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेनी फूड स्टफ्स ॲज पोटॅटोज, राईस, बीन्स, कॉर्न, पीस etc. Thus carbohydrates satisfy our three basic needs: food, clothes and shelter. आपण जे पोरांनो गव्हाचं पीठ किंवा ज्वारीचं पीठ म्हणतो किंवा इव्हन तांदळाचं पीठ म्हणतो, बरोबर आहे की नाही। तर ही जी आपण चपाती खातो किंवा भात खातो, दे आर द रिसोर्सेस ऑफ कार्बोहायड्रेट। आपल्या ताटामध्ये जर तुम्ही मेजर पोर्शन बघितला तर चपाती, भात वगैरे हे राहतात, है ना, पोळ्या, भाकरी आणि भात वगैरे राहतो। आणि तुम्ही बघा हा मेजर पोर्शन इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट, दे आर द रिसोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाके डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं एंड वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम दिस कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह से बच्चों पोटैटोज, राइस, बीन्स, कॉर्न, पीस ये सब फूड स्टफ जो है, फूड मटेरियल है, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों आखिरी में हम एक ही बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ है कि जो मानव की जो तीन बेसिक नीड्स है
अन्न वस्त्र निवारा ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो, हिंदीमध्ये रोटी कपड़ा और मकान हम बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं फूड क्लोथ्स एंड शेल्टर। तो ये तीनों जरूरतें बच्चों कार्बोहाइड्रेट हमारे पूरी करते हैं। हम जो फूड खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें सेलुलोज रहता है विच इज़ नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट, और हम जिन घरों में रहते हैं दे आर ऑल्सो मेड ऑफ विद द हेल्प ऑफ वुड विच इज़ नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इंसान की तीनों ज़रूरतें पूरी करते हैं, तीन बेसिक नीड जो है वो तीनों ज़रूरतें पूरी करते हैं, फूड क्लोथ्स एंड शेल्टर। तो नेचुरल है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विथ कार्बोहाइड्रेट्स। जितना में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ज़्यादा डेप्थ की जानकारी होगी, डिटेल में जानकारी होगी, उतना हम कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे जीवन में अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके से प्रॉपर अमाउंट में हम यूज़ कर सकेंगे एंड वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। और इसीलिए हमारे नीट के सिलेबस में, 12th बोर्ड के सिलेबस में, पीएमटीपीटी के सिलेबस में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो इस तरह ये हमारा कार्बोहाइड्रेट आज फिनिश हो गया। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक हमारा हो गया बच्चों। अब कल से हम चालू करेंगे प्रोटीन्स पर। इस साल नीट में कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चन आया था कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, तो अब आपको मालूम है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं पे रखते हैं, रहते हैं, ठहर जाते हैं, और कल से हम इस चैप्टर का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं, प्रोटीन्स। वो इंपॉर्टेंट है, शुरुआत का हिस्सा समझता नहीं वैसे अपने आप, है ना। जब हम पढ़ाते हैं अच्छे से, वो बराबर प्रॉपर एग्जाम्पल देके, तो पूरा आपको समझ में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहीं पे रुकता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।